हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर आपके सामने अभी दिख रहा है, चैप्टर नंबर 4, कॉलोनियलिज्म, ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पीडीएफ भेजा था। उनका नाम शायद सार्थक है। ठीक है, तो लीजिए सार्थक जी, आपकी बात को मानते हुए और आपकी जो विश थी उसको पूरा करते हुए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर इन्होंने दिया है, चैप्टर नंबर 4, तो इस बुक का नाम आपका है माइलस्टोन्स। ठीक है, माइलस्टोन्स नाम की बुक है। तो माइलस्टोन्स नाम की बुक का चैप्टर नंबर 4 है ये, कॉलोनियलिज्म, ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो आइए चलिए मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें कॉलोनियलिज्म, ट्राइबल सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रीज़, यानी 3 चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म के बारे में कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद से कॉलोनियलिज्म जब हुआ तो उसका ट्राइबल जो सोसाइटीज़ थी इंडिया में, जो ट्राइबल लोग थे, उन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब उद्योग धंधे लगने शुरू हुए, तो उद्योग धंधों के लगने से, इंडस्ट्रीज़ आने से ट्राइबल सोसाइटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं, ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। अब इस पीडीएफ में आपको चीज़ें अगर स्पष्ट नहीं दिख रही होंगी, क्लियर नहीं दिख रही होंगी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने जो पीडीएफ भेजा है, फ़ोटो भेजा है, वो फ़ोटो ही तो उन्होंने थोड़ा सही से खींच के नहीं भेजा है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं इसमें नहीं दे सकता। हाँ, आवाज़ मेरी क्लियर है, आप उसको सुन के आपको अच्छे से चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, लगभग हर देश में ट्राइबल लोग होते हैं। ट्राइबल की हिंदी होती है आदिवासी। आदिवासी लोग कौन होते हैं? ट्राइबल पीपल या आदिवासी लोग वो होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से अपना जीवन गुजारते हैं। मॉडर्न सोसाइटी से, मॉडर्न साइंस से, मॉडर्न फैसिलिटी से, सुख सुविधाओं से, ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और पुराने तौर तरीक़ों से रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को अपना मानते हैं, पेड़ पौधों को काटने से वो मना करते हैं और जंगल को अपनी माँ मान के और जंगल की ज़मीन को अपने माँ मान के ये रहते हैं। इनके रहने का, जीवन जीने का, लाइफ बिताने का जो तरीका होता है वो पुराने तौर तरीक़ों से होता है। बहुत ही पुराना इनका तरीका होता है। मॉडर्न शब्द से परिचित नहीं होते हैं और कोई भी मॉडर्न चीज़ें ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल का मतलब होता है आपका आदिवासी, यानी जो पुराने तौर तरीक़ों से रहें। तो भारत में आपके बहुत से प्रकार के ट्राइबल जातियाँ रहती थीं। तो अपने इंडिया में भी बहुत सारे आदिवासी लोग, ट्राइबल जातियाँ या सोसाइटीज़ थीं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर ट्राइबल लोगों की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो आपका स्टेट है, ठीक है, उसमें ये ट्राइबल सोसाइटीज़, ये आदिवासी लोग आज भी पाए जाते हैं। झारखंड का जो आपका स्टेट है वहाँ भी पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यूपी में भी, यूपी और उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये जातियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड और यूपी में जो पाई जाती हैं उन्हें थारू कहते हैं। ठीक है, थारू शेड्यूल ट्राइब कहते हैं उनको। ठीक है, तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी मेहनत किया। ठीक है, और जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए, जब ब्रिटिश पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने जब इंडिया को लूटना शुरू किया और यहाँ की रिसोर्सेज पर कब्जा करना शुरू किया, तो फॉरेस्ट शुरू से ही बहुत कीमती रिसोर्स में रहा है। तो उस टाइम भी इंडिया में फॉरेस्ट बहुत बहुत सारी संख्या में थे। उसमें कीमती कीमती लकड़ियाँ थीं, उसमें मेडिसिन थे, जड़ी बूटी के पौधे भी थे। तो जब अंग्रेज़ों को ये सब नॉलेज हुआ कि यहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ मजबूत हैं, इनसे रेलवे की लाइन बनाई जा सकती है, बिल्डिंग वगैरह बनाने में इसका यूज हो सकता है, रेलवे की पटरी बनाई जा सकती है, बड़े बड़े इससे कारखाने बनाए जा सकते हैं, तो उन्होंने जंगलों की लकड़ियों को काटने का डिसीज़न लिया। लेकिन उन जंगलों में ये आदिवासी लोग रहा करते
रहा करते थे, ये ट्राइबल लोग रहा करते थे और जंगल को अपनी माँ मान के ये जंगल की रक्षा किया करते थे, उसको प्रोटेक्ट किया करते थे। तो अंग्रेज़ों को सबसे पहले क्या करना था कि उन जंगलों से इन लोगों को बाहर निकालना था, ताकि मन मर्जी से अपने मन से वो जितनी चाहे उतनी लकड़ियाँ काट सकें और अपने इंग्लैंड या ब्रिटेन में उसको भेज सकें। तो ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेज़ों ने यही काम करना स्टार्ट किया। तो उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लाया। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए उन्होंने नए रूल बनाए, नए रेगुलेशंस बनाए और कहा, और रूल रेगुलेशन को ला करके नए नए नियम बना करके उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि ट्राइबल पीपल को, आदिवासी लोगों को एक एक करके जंगलों से निकालना स्टार्ट किया। तो ये जो आदिवासी लोग थे, इनकी जो लिवलीहुड था, जो इनका जीवन जीने का आधार था, जो इनके मेन इनकम का सोर्स था, वो जंगल ही था। कुछ जो ट्राइबल लोग थे वो महुआ के फूल चुन चुन करके लाते थे और उन्हें बेचते थे। कुछ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचते थे, कुछ जंगल से फल इकट्ठा करके बेचते थे, कुछ जंगल की से लकड़ियाँ काट करके उन्हें बाहर मार्केट में बेच देते थे। उस समय का जो भी मार्केट का सेटअप रहा हो उसमें ले आके बेच देते थे। ठीक है, और कुछ जो ट्राइबल लोग थे वे जंगलों को ही जला करके, साफ करके झूम खेती, ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती कहें या उसे झूम खेती कहें, वो किया करते थे। तो मेन रूप से ये कहना है कि जो भी इनका इनकम का सोर्स था, पैसा वैसा कमाने का जो जरिया था इनका, वो जंगल ही था, फॉरेस्ट ही था। और उसी फॉरेस्ट से इनको अंग्रेज निकाल रहे थे। तो निश्चित रूप से इनकी जो सोसाइटी है उसमें चेंज तो आएंगे, इनकी लाइफ में चेंज तो आएंगे, इनके दिन अच्छे तो नहीं रहे होंगे, इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ होगा, इनको अपने घरों से निकाला गया होगा। तो क्या क्या इनको झेलना पड़ा, क्या क्या चेंज है, क्या क्या परिवर्तन आया, इनकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या सोशल चेंज हुए, क्या क्या इकोनॉमिकल चेंज हुए, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक हेडिंग आपके सामने आ रही है, चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी। तो क्या क्या चेंजेस है मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले ये हुआ कि फॉरेस्ट लॉ लगा करके और रेवेन्यू, जो टैक्स वगैरह का सिस्टम था, उसको जंगलों में भी लागू कर दिया गया। और ट्राइबल लोगों से अंग्रेज़ों ने कहा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि आप हमको टैक्स पे करिए। जिन जिन इंडियन किंग को हम हरा चुके हैं वो हमें टैक्स पे करते हैं, हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो जंगल भी हमारे ही इलाके में आएगा, तो आप लोग भी हमें क्या करिए कि रेवेन्यू दीजिए, टैक्स दीजिए, लैंड रेवेन्यू दीजिए। तो जो ट्राइबल लोग लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो फिर उनके जंगलों पे कब्जा कर लिया जाता था और उनको उनके जंगलों से बाहर निकाल दिया जाता था। पहला चेंज क्या आया कि अपनी ही ज़मीन से क्या हुए, डिस्पोजेस्ड हो गए, यानी अपनी ज़मीन से इनको हटा दिए गए, बेदखल हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ को, कुछ ट्राइबल लोगों को उनके जंगलों में जो ज़मीनें थीं उनको रखने के लिए छूट दे दी गई, अलाउ कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या थी कि उनसे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लिया गया, हाई लैंड रेवेन्यू लिया गया, ठीक है। और जब वो भी उसको नहीं चुका पाए, नहीं पे कर पाए, तो उनको कम्प्लीटली, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद क्या चेंजेस आया, कुछ जो आपके ट्राइबल लोग थे उनको क्या किया गया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो खेती करवाते थे, ठीक है, उनको जब लगा, पता चला कि यहाँ की जो सॉइल है, ज़मीन है, बहुत फर्टाइल है, तो ओपीएम की खेती करवाते थे, इंडिगो की खेती करवाते थे, शुगर केन की खेती करवाते थे, कॉटन की खेती करवाते थे। और खेती करवाने के बाद जो रॉ मटेरियल मिलता था, रॉ मटेरियल वो इंग्लैंड सप्लाई कर देते थे। तो वहाँ इंडस्ट्री बढ़ी, इंडस्ट्री वहाँ फूली फली और इंडिया गरीब होता गया। तो वे क्या करते थे कि उन खेतों में इन्हीं जंगली लोगों को या आदिवासी लोगों को ले जाके उनसे लेबर का काम करवाते थे और पैसे वगैरह उनको नहीं देते थे या बहुत कम पैसे देते थे। अगला फिर उसके बाद से क्या चेंज आया कि ब्रिटिश वालों ने फॉरेस्ट लॉ, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ फॉरेस्ट लॉ, तो फॉरेस्ट का जो कानून बनाया गया, नियम कानून बनाए गए, उसमें फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया कि जो जंगल है वो स्टेट, ब्रिटिश एम्पायर की प्रॉपर्टी है, यानी ब्रिटिश इंडिया की प्रॉपर्टी है। ये किसी आदमी की पार्टिकुलर अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जैसे जो ट्राइबल लोग थे वो जंगल को अपना मानते थे, अपनी ज़मीन मानते थे और अपनी माँ मानते थे
और वहाँ वो रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने नियम क्या बनाया कि ये फॉरेस्ट स्टेट प्रॉपर्टी है, तो हम जब भी चाहे वहाँ जा सकते हैं, जितना चाहे उतना वहाँ से लकड़ी काट सकते हैं या जो भी चाहे वहाँ से ले सकते हैं, उसमें ट्राइबल लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद से जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसे उधार देते थे, और जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वे भी क्या करते थे कि भोले भाले ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को चीटिंग करते थे, यानी उनसे काम ज़्यादा करवाते थे और उन्हें पैसा कम देते थे, और धोखे से उनकी ज़मीनें वगैरह भी अपने नाम करवा लिया करते थे। उनको पैसा लोन पे, कर्ज के रूप में दिया जाता था, लेकिन जो ट्राइबल होते थे वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उनसे ऐसे ही कहीं भी अंगूठा लगवा लिया जाता, कहीं भी उनसे कुछ करवा लिया जाता, और बाद में वो प्रॉपर्टी क्या करते थे, हड़प लेते थे। ट्राइबल लोगों में क्या था कि मुखिया का सिस्टम था। ट्राइबल लोगों में एक अध्यक्ष हुआ करता था, एक मेन मालिक हुआ करता था, और वो जो नियम कानून बनाता, उसी पे सारे उसके कबीले वाले या बाकी जो सोसाइटी थी वो चलती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ वहाँ पे आ गए, उन्होंने सीधा दखल देना शुरू कर दिया, तो जो भी पोस्ट था उनका, गांव के मुखिया का या कबीले के सरदार का जो पोस्ट था, उसको हटा दिया गया। तो जो कबीलों के जो सरदार हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी इस बात का बहुत दुख था कि हमारा जो सरदारी है वो चला गया, और अंग्रेज़ हमारे प्राइवेट लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, सोशल, हमारे प्राइवेट और सोशल लाइफ में अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं। ये बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती शासन कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जो ट्राइबल लोगों की जो मेन आपकी सोर्स ऑफ इनकम थी वो शिकार करना था, हंटिंग था, गैदरिंग था यानी जंगलों से सामान इकट्ठा करना था, फल फूल जड़ी बूटी जो भी इकट्ठा वो कर पाते थे वो करते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता था कि जंगल का एक एक हिस्सा आग से, आग लगा के जला दिया जाता था, फिर जो हिस्सा खाली होता था उसमें खेती होती थी। ठीक है, और उसके बाद से खेती जब फसल काट ली जाती थी तो फिर जंगल का दूसरा हिस्सा जलाया जाता था, और इसको ऐसे 5-10 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि फिर से उसमें फर्टिलिटी आ सके। तो अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, बंद कर दी, जिससे ट्राइबल लोगों को बहुत तकलीफ़ होने लगी। उसके बाद से ये ब्रिटिश ऑफिसर जो आदिवासी लोगों से, ट्राइबल लोगों से जो लेबरिंग काम जो करवाते थे, उनको अपने उद्योग धंधों में लगाते थे, ठीक है, तो उनको भी अच्छा पेमेंट नहीं करते थे, तो वहाँ भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो जब इतनी सारी दिक्कतें थी, जब इतना हद से ज़्यादा इंटरफियर किया जाने लगा ट्राइबल सोसाइटी और ट्राइबल लोगों के लाइफ के बारे में, तो निश्चित रूप से बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। ठीक है, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ आंसर, तो उसको आंसर तो देंगे, उसका जवाब तो आपको देना होगा। आप उसका क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ भी ट्राइबल जो थे, जब पानी उनके सर से ऊपर चला गया और अंग्रेज़ों ने उनका ज़्यादा नुकसान किया, उनकी सोशल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को, पॉलिटिकल कह रहे हैं, इकोनॉमिकल लाइफ को पूरा तबाह कर दिया, जंगल ही उनसे छीन लिए, उनकी घर, उनकी ज़मीन छीन ली, उनके इनकम का ज़रिया, उनके पैसे कमाने का ज़रिया छीन लिया, तो ट्राइबल लोगों के पास एक ही उपाय बचा था कि अंग्रेज़ों का विरोध करना या उनके खिलाफ लड़ना। उन्होंने वही किया। तो अगला जो आपका हेडिंग है वो है आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए, इसमें जो मेन रिवोल्ट हैं वो आगे बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहला रिवोल्ट क्या है, संथाल रिवोल्ट। ये संथाल ट्राइबल लोग कहाँ के थे, तो बिहार, बंगाल और झारखंड में। तो जिस समय ये सब हो रहा था उसमें बिहार, बंगाल एक ही था। ठीक है, बिहार और बंगाल और झारखंड एक ही था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। बिहार और बंगाल नाम से दो अलग अलग स्टेट नहीं बने थे, एक ही था वो। तो बिहार, बंगाल और झारखंड में संथाल जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले ली। और बंगाल में कोल, बंगाल में कोल नाम की एक जाति थी, ट्राइबल लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया। उड़ीसा में खोंड ने, खोंड जाति के लोग थे, ये भी आदिवासी, सारे के सारे आदिवासी ही थे, ट्राइबल लोग ही थे। तो खोंड कहाँ के थे, उड़ीसा के थे, उन्होंने वहाँ विद्रोह किया। मुंडा कहाँ के थे, झारखंड के थे, मुंडा लोगों ने वहाँ किया। फिर आपके सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश के आसपास आप कह सकते हैं, भील थे, उन्होंने वहाँ विद्रोह किया। खासी, ये खासी आपके क्या थे,
तो ये भी आपके ट्राइबल लोग थे। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में थे, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये लगभग आपके आसाम या मेघालय के आसपास का जो इलाका है वहाँ खासी, खासी गारो जयंतिया इस नाम की वहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं इन जातियों के नाम पे ही उन पहाड़ियों का नाम भी रख दिया गया। खासी नाम की पहाड़ी भी है, खासी वहाँ जाति भी है, खासी गारो जयंतिया। तो यहाँ खासी का जिक्र कर रहा है आपके बुक में, तो खासी लोगों ने भी वहाँ विद्रोह किया था। अब आइए एक एक करके इन जो रिवोल्ट के बारे में भी थोड़ी डिटेल नॉलेज हम लेते हैं और देखते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो रही बात एक एक करके रिवोल्ट को देखने की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संथाल रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, जो आपका संथाल रिवोल्ट था, ये जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, जितने भी ट्राइबल लोगों ने संघर्ष किया, हथियार उठाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, उनसे युद्ध किया, उनका खून बहाया। ठीक है, उसमें सबसे जो भयंकर विद्रोह हुआ, सबसे जो तगड़ा विद्रोह हुआ, वह हुआ आपका संथालों द्वारा। ठीक है, ये जो संथाल थे आपके, ये बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में रहा करते थे। जंगल जैसे जैसे घूमा था, जंगल जैसे जैसे बढ़ा था, उसी प्रकार से ये जंगल ये रहते थे और वहाँ पे इनकी अच्छी खासी पैठ थी। तो जो संथाल लोग थे वो बिहार के भागलपुर से लेके जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जो राजमहल की हिल्स हैं, वहाँ तक संथालों का बोलबाला था। संथाल वहाँ रहते थे, वहाँ तक इनका दबदबा था। ठीक है, और जो संथाल लोग थे ये मेन रूप से जो रेवेन्यू के जो अधिकारी थे, जो लैंड रेवेन्यू के जो अधिकारी थे, उनके अत्याचार से त्रस्त थे, उनके मिसबिहेव से त्रस्त थे। ये जो भी अंग्रेज़ के ऑफिसर थे या जो अधिकारी थे वो इनसे मिसबिहेव करते थे, पुलिस भी इनको परेशान करती थी। और जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे और जो ट्रेडर होते थे, इनसे बहुत हैवी वसूली किया करते थे और नहीं टैक्स वगैरह जमा करने पे इनसे अभद्रता करते थे, इनसे मिसबिहेव करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धू और कान्हू नाम के 2 आदमी थे। यही 2 इस रिवोल्ट के नेता बने, लीडर बने और इन्हीं के लीडरशिप में सभी संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कि हमला बोल दिया। और ये जो लैंडलॉर्ड थे और जो आपके ज़मींदार थे, ठीक है, ये ज़मींदार कहें या लैंडलॉर्ड कहें या महाजन कहें, ये अंग्रेज़ों के एजेंट बन के काम करते थे। ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू का जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड को दे दी थी, ज़मींदारों को दे दी थी। तो ज़मींदार ज़्यादा टैक्स वसूलते थे ताकि कुछ हम अपने रख पाएँ और 90% टैक्स तो ब्रिटिश सरकार के ख़जाने में इनको जमा करना होता था। तो बेसिकली ये जो आपका रिवोल्ट था ये महाजनों के खिलाफ और ज़मींदारों के खिलाफ था। उन पर इन लोगों ने हथियार लेकर के सशस्त्र हमला किया। ठीक है, और 1855 के आसपास, 1855 से लेकर 1856 तक पूरे 1 ईयर ये रिवोल्ट आपका चलता रहा। 1855 में सिद्धू मारे गए और 1856 में कान्हू की डेथ हो गई। और जैसे ही सिद्धू और कान्हू की डेथ हुई वैसे ये जो रिवोल्ट था आपका फिनिश हो गया, रिवोल्ट को दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं खोंड विद्रोह की, खोंड रिवोल्ट की। खोंड रिवोल्ट आपका हुआ कब था? तो 1900 में हुआ था, 1900 में हुआ था। और उड़ीसा के जो आसपास का इलाका था, ठीक है, खौड़माल, तो खौड़माल एरिया के ये लोग रहने वाले थे और ये खोंड कहे जाते थे। ठीक है, और उसी के आसपास कहीं कहीं ये लोग सवार भी कहे जाते थे। ठीक है, अब इनके रिवोल्ट करने का मेन रीज़न क्या था कि जो अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है, तो अंग्रेज ऑफिसर ने क्या किया था कि ये लोग वहाँ एक सिस्टम फॉलो करते थे, एक कल्चर वहाँ फॉलो करते थे, एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे नरबली देने की। ठीक है, यानी आदमियों की बलि देते थे। ठीक है, तो मोरिया नाम के एक देवता थे, उनको ये लोग बलि देते थे, आदमी के लोग बलि देते थे। तो ये मोरिया भगवान को खुश करने के लिए
ठीक है, ये बलि देते थे ताकि हल्दी और जो अन्य फसलें हैं, जो फसल ये खेतों में उगाए हैं, उनकी पैदावार अच्छी हो सके। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया कि ये नरबली देने की, यानी आदमी को मारने की, बलि देने की जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को रोक दिया। उससे ये क्या हो गया, नाराज़ हो गए। उनको लगा कि अंग्रेज आ रहे हैं और हमारे धर्म कर्म में, हमारे जो है कि धर्म कर्म में ये इंटरफियर कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को लेकर के वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। हालांकि 1900 में इनके जो लीडर थे उनको पकड़ लिया गया और इस रिवोल्ट को भी अंग्रेज़ों ने सक्सेसफुली क्या कर दिया, दबा दिया। इसके बाद नंबर आता है आपका मुंडा रिवोल्ट का। ठीक है, मुंडा का जो रिवोल्ट था उसको उलगुलान भी कहा जाता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको उलगुलान भी बोला जाता है, क्योंकि उनके लोकल लैंग्वेज में उलगुलान का मतलब होता है क्रांति या इनकलाब। ठीक है, तो ये जो आपके मुंडा थे, ठीक है, ये झारखंड में रहा करते थे। झारखंड की जो राजधानी रांची है, ठीक है, रांची के आसपास ही इनका ठिकाना था, रहा करता था। तो वहाँ मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। वहाँ ये अपना मिशनरीज ने स्कूल वगैरह खोला हुआ था और वहाँ पर जो है कि ये अपना एजुकेशन का काम करते थे, सबको से ये एजुकेशन देते थे। तो ये जो बिरसा मुंडा थे, इनका जो बर्थ हुआ था 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उली हातू गांव में हुआ था। वहाँ पे जर्मन मिशनरीज थे, तो जर्मन मिशनरीज के कांटेक्ट में ये आए और आके वहाँ पे, ठीक है, उनसे एजुकेशन वगैरह लिया। ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि भगवान ने मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि इन अंग्रेज़ों को हमारी धरती से खदेड़ हटाओ, ये बाहरी हैं, आकर के हमारे यहाँ हुक्म चला रहे हैं। ठीक है, तो मुंडा जो जाति थी वो उसमें सामूहिक खेती या खूटकट्टी व्यवस्था प्रचलित थी। इसके अनुसार ये मिलजुल कर खेती करते थे। ठीक है, तो जब इनके मिलजुल कर खेती करने के काम को अंग्रेज़ों ने रोक दिया, या महाजनों ने या लैंडलॉर्ड ने रोक दिया, तो इनको गुस्सा आ गया इस बात पे और इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, इन लोगों ने बहुत तगड़ा विद्रोह किया। ठीक है, तो 1900 में मुंडा को बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा नाम था इनके लीडर का, तो बिरसा को पकड़ लिया गया 1900 में और उसके बाद वहीं पकड़ के इसको क्या कर दिया गया, इसको फांसी दे दी गई, जेल में डाल दिया गया, फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से जो मुंडा रिवोल्ट था वो भी आपका ख़त्म हो गया। अब आपका एक बचा है कोल रिवोल्ट, कोल विद्रोह। ये आपका कब हुआ था, 1831 से 1832 तक ये चला था। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू एरिया है, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो झारखंड में है और कुछ इसका इलाका बिहार में भी आता है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जो जनजाति थी, ये आदिवासी लोग थे। ठीक है, तो इनको कोल कहा जाता था। 1822 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने क्या किया कि जो चावल की जो फसल थी, ठीक है, जो राइस था, उससे ये लोग शराब बनाते थे। तो जो लोग शराब बनाते थे ये, तो उस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि टैक्स लगा दिया। तो जब टैक्स लगा दिया तो ये चावल से शराब बनाते थे अपने पीने के लिए। जो कोल लोग थे ये चावल से शराब बनाते थे अपने पीने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया। तो जब टैक्स लगा दिया तो इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। इन्हें लगा कि भाई ये बाहरी लोग हैं आकर के और हमारे काम में इंटरफियर कर रहे हैं। तो 1831 में बुद्धो भगत नाम के एक लीडर थे। इन्हीं के लीडरशिप में कोल लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई की। ठीक है, तो बुद्धो भगत के साथ साथ बहुत सारे कोल लोग भी मारे गए, लेकिन अंग्रेज भी इसमें बहुत मरे। ठीक है, तो जब बुद्धो भगत मर गए तो उसके बाद से गंगा नारायण ने 1832 में कोल लोगों का लीडरशिप करना चालू रखा और थोड़ा रुका फिर चला, थोड़ा रुका फिर चला, ऐसे करके ये 1848 तक ये विद्रोह चलता रहा। 1831 से शुरू हुआ और कभी रुकता, कभी आगे बढ़ता, कभी रुकता, कभी आगे बढ़ता, 1848 तक ये चला।
तो 1848 में फाइनली अंग्रेज़ों ने इस रिवोल्ट को भी दबा दिया और इन लोगों को मार दिया। अब नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए रिवोल्ट की बात कर लेते हैं। हेडिंग आपकी क्या है? रिवोल्ट इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे पॉपुलर वहाँ रिवोल्ट रही, जो सबसे अच्छी, जो सबसे फेमस रिवोल्ट रही, वो आपकी रही खासी रिवोल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जयंतिया और गारो, खासी, जयंतिया, गारो, ये 3 पहाड़ियाँ हैं आपकी कहाँ पे? मेघालय और असम, मणिपुर के आसपास हैं ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इन पहाड़ियों का बाउंड्री अभी ऐसे जैसे कुछ हिस्सा असम में पड़ेगा तो कुछ हिस्सा इनका आपका मेघालय में पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके हैं। तो जयंतिया और गारो के बीच में खासी पहाड़ियाँ हैं। तो इसी पहाड़ी पे जो लोग रहा करते थे उनको खासी कहा गया, ठीक है। ये जो खासी लोग थे या जो जयंतिया या जो गारो लोग थे, वे बहुत संपन्न थे, यानी इनके पास ये संपन्न थे, ठीक है। तो 1824 में जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, रिवर थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी के एरिया में अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए। वहाँ भी ब्रिटिश वाले पहुँच गए, वहाँ के राजा को हरा के अपने में कब्जा कर लिया। तो जो कब्जा कर लिया तो ब्रह्मपुत्र से सिलहट नाम के जगह को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा कि सड़क बन जाएगी तो हम सड़क से जाएंगे पार करके, बाकी भी हम कब्जा कर लेंगे। तो 1827 में उन्होंने खासी के जो लीडर थे उनसे बात की, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकला, क्योंकि खासी लोग नहीं चाहते थे कि हमारे जंगल या हमारे एरिया से हो करके अंग्रेज़ों का रास्ता जाए। वो रोड बनाने के लिए परमिशन खासी लोग नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जो तीरथ सिंह थे, तीरथ सिंह इनके मुखिया थे खासी लोगों के, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो जब अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती की, अंग्रेज़ों ने प्रेशराइज किया, तो इन लोगों ने, खासी लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो तीरथ सिंह ने भी इस रिवोल्ट को लीड किया था और बार मानिक और उसके बाद में मुकुंद सिंह ने भी इसका विद्रोह किया। और यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे भयंकर विद्रोह था। इसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। और इस प्रकार से आसाम और मणिपुर में भी कुछ कुछ विद्रोह आपको देखने को मिलता है। तो आसाम और मणिपुर में जो विद्रोह हुआ था वो आपकी बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा भी नहीं। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ तो पढ़ ली कि ट्राइबल लोगों और ट्राइबल सोसाइटी के लोगों में उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, और ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश वालों के आने के बाद, यानी जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा कर लिया, ब्रिटिश पावर के राइज होने के बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ा, उनको उनके साथ क्या क्या चेंज आए, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन जब ब्रिटेन वालों ने यहाँ कब्जा करने के बाद यहाँ पे उद्योग धंधे स्टार्ट किए, इंडस्ट्री लाना शुरू किया, क्योंकि उन अंग्रेज़ों का मेन मकसद तो यहाँ से पैसा कमा कमा के अपने देश में भेजना था। तो जब इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो उसका भी इंडिया को नुकसान हुआ। वो क्या नुकसान हुए, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, अब आप इस हेडिंग में पढ़ेंगे जिसका नाम है द इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चेंजेस हुए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखेंगे, एक एक चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको दोबारा कभी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। हाँ, एक काम आप करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और इसको शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी माइलस्टोन्स के हिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं एक एक करके मैं उन सब के वीडियोस बनाऊंगा। जो सार्थक हैं, सार्थक से मेरा रिक्वेस्ट है कि बाकी चैप्टर्स के पीडीएफ भी एक एक करके हमको भेजते रहेंगे, और इस बार जब वो भेजेंगे तो एक एक पेज का अलग अलग फ़ोटो लेकर के भेजिएगा। पीडीएफ आपने सही से नहीं बनाया है और फ़ोटो आपने सही से नहीं लिया है, ठीक है, तो पेज उतना ज़्यादा क्लियर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारा उद्योग धंधा का जो तरीका था या जो हमारी इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट थी, हैंडलूम सेक्टर थी, यानी हथकरघा उद्योग था, यानी कि सारा काम हाथों से होता था। मशीनें यहाँ पे नहीं थी। मशीन कौन लेकर आए? अंग्रेज लेकर के आए। तो यहाँ जो भी काम होता था वो हाथों से होता था, मशीनों से नहीं होता था। अगला क्या है कि यहाँ पे जो भी उस टाइम के मार्केट थे, ठीक है, हाथों से सामान बनाए जाते थे, तो आसपास के लोकल मार्केट में ही बेचा जाता था,
ठीक है, कोई मॉडर्न मार्केट नहीं था, यह बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यहाँ पे नहीं था। लोकल मार्केट था जो जगह जगह लगा करता था। ठीक है, उसके बाद से उस टाइम जो टाउन थे, जैसे सूरत हुआ, मछलीपट्टनम हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, ठीक है, इन जगहों पे अच्छा खासा मार्केट लगता था। तो इन सब जगहों पे ये अपना सामान ले जा करके वहाँ बेचते थे। और ये सारे के सारे सामान लगभग हाथों से कलाकारी करके बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान बनते थे। लेकिन हाथों से जब सामान बनाया जाता था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती थी। और इसके साथ ही साथ जो ढाका था, भरूच था, ठीक है, मदुरई था, ये सब जो आपके थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस थे। यानी ये जो आपके सिटी थे उस टाइम के इंडिया के, ये जो आपके सिटी थे, ये टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, ठीक है, गारमेंट उद्योग के लिए ये बहुत ही फेमस जगह बन चुकी थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने यहाँ का उद्योग धंधा चौपट कर दिया। जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल आपका था, जो परंपरागत उद्योग धंधा था, यानी जो सामान हाथों से बना करते थे और अच्छी क्वालिटी के बना करते थे, तो हाथों से बनाना जो सामान था उनको हटा दिया, मशीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ की जो आपके कारीगर थे या जो मज़दूर थे, वो खुद ही मालिक थे, खुद ही मज़दूर थे। यानी उनको जितनी ज़रूरत लगती वो बनाते थे, ऑर्डर पे बनाते थे और उसको मार्केट में सेल कर देते थे। लेकिन जब मशीनें आ गईं तो अंग्रेज़ों का मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, अंग्रेज़ों का यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि इंडिया में सस्ते सस्ते में हम सामान बनवाएंगे और उसके बाद से ब्रिटेन में उसको भेजेंगे, और ब्रिटेन से पूरे यूरोप में, पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में ये सामान बिकेगा। जैसे आजकल सारा का सारा सामान चाइना में बनता है, क्योंकि चाइना में सामान सस्ता बनता है। तो चाइना में मेड इन चाइना में, मेड इन चाइना इसको कहलाता है, मेड इन चाइना में बनता है, और उसके बाद से उसको पूरे वर्ल्ड में क्या कर दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। तो ऐसे ही अंग्रेज़ों का ये सोच था कि इंडिया, हम क्या थे, हम स्लेव थे, गुलाम थे। ठीक है, यहाँ पे उनको सस्ते मजदूर मिल जाते थे ज़बरदस्ती, ठीक है, गोली खाने के डर से या हंटर खाने के डर से हम उनका काम फ्री में करते थे। उन्होंने हमको गुलाम बना रखा था। तो यहाँ सामान बनवा करके इन मशीनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सामान बनवा करके और उसको वाटर शिप के थ्रू ब्रिटेन में भेजना, और वहाँ से वो महंगे से महंगे दामों में एक्सपोर्ट हो सके। उनका पूरा ये था। इसलिए जो यहाँ के आपके मज़दूर थे, जो यहाँ का जो हैंडलूम सेक्टर था, उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, उनको रुपए पैसा नहीं दिए। ठीक है, और उसके बाद से जो खुद के मालिक थे, अपने काम के जो खुद मालिक थे, वो सभी अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में जो मशीनों से चलती थी उसमें वो आकर के नौकरों जैसा काम करने लगे। ठीक है, जो हेडिंग आपका है कमर्शियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला जो काम क्या किया कि यहाँ का जो हैंडलूम सेक्टर था, जो हथकरघा उद्योग था, उसको टोटल यहाँ पे ख़राब कर दिया। उसको इन्होंने पैसा नहीं दिए, कमीशन नहीं दिया। और अच्छा, फिर मशीनें लाई, मशीनें चलाने के लिए यहाँ के कारीगरों को ट्रेन भी नहीं किया गया। जो वहाँ से मज़दूर आते थे, वो अंग्रेज़, वो यहाँ पे चलाते थे, वो ऑफिसर हो जाते थे, और औने पौने पैसों में उनको नौकर के रूप में रख लिया गया। ठीक है, और उनको अपने मन से कोई काम नहीं करने दिया गया। जो अंग्रेज़ कहते, जो चीज़ वहाँ बनती फैक्ट्री में, उनको वो बनाना पड़ता। ठीक है, और उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाता, उनको पैसे कम मिलते थे। ठीक है, उसके बाद 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था, उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को की पावर को लिमिट कर दिया गया था और कुछ उनके पावर घटा दिए गए थे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उनका मेन जो जोर था, तो यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में उनको मिल जाता था, क्योंकि वही मालिक थे, वही सारी खेती वगैरह के मालिक सब वही थे। तो सस्ते सस्ते दाम में यहाँ फसल उगाते थे, यहाँ कॉटन उगाते थे, और कॉटन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ब्रिटेन में कपड़े बनते थे और वो कपड़े फिर पूरे वर्ल्ड को महंगे दामों में बेचे जाते थे। यानी उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता था और प्रॉफिट उनको दुगना तिगुना चौगुना उनको प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो ये सब पॉलिसी अपनाने से क्या हुआ कि इंडिया के जो कुशल कारीगर थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनकी जो आर्ट थी वो फीकी पड़ गई, क्योंकि उनकी आर्ट को कोई पहचानने वाला नहीं रह गया। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इस ऐसे काम करके यहाँ का उद्योग धंधा चौपट कर दिया।
और जो उद्योग धंधा उनका ब्रिटेन में चलता था उसको ला के यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मुझे पता है कि लंबी वीडियोस, बहुत लेंदी वीडियोस आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, तो मैं अपने एक्सप्लेनेशन कहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन बचा होगा, ठीक है, उसको मैं दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे कहना था कि आप मेरे वीडियोस को लगातार देखा करें, पसंद आती है तो लाइक किया करें। ठीक है, और कुछ आपको एडवाइस देना हो या कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। और किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम भी आप इसमें लिखा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसका मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। मेरा एम है कि जितने बच्चों को मैं ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से मैं पढ़ा सकूं, फ्री में उनकी मैं हेल्प कर सकूं, उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।